हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। आई होप सभी अच्छे होंगे। आज हम करेंगे आपके कुछ न्यूमेरिकल रह गए थे, थ्योरम जो है वो आज हम करने जा रहे हैं। सभी बच्चे जल्दी से जल्दी लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि हम अपनी वीडियो जो है वो स्टार्ट कर सकें। ठीक है, देखिए सभी बच्चे कंजूसी मत कीजिए, लाइक करने में प्लीज़ लाइक कीजिए और कमेंट ज़रूर कीजिए। ठीक है, और अगर कोई भी क्वेश्चन पूछना तो आप हमें कमेंट कीजिए या इंस्टाग्राम चैनल पर फॉलो कीजिए। तो आज हम कर रहे हैं थ्योरम, हमारी जो 6 है वो हम करने जा रहे हैं। उसमें क्या दिया हुआ है, इफ़ ए अपॉन बी एंड बी नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, इफ़ इसने बोला है कि ए अपॉन बी, ठीक है, मतलब ए बाई बी गिवन है। तो हम इसको कैसे लिखेंगे, आपको मैंने बताया था कि जब आपको इस तरीके से दिया हो तो हम लिखेंगे बी इज इक्वल टू में ए, और के कोई क्या है, इंटीजर है जो कि बी अपॉन ए जब हम करते हैं तो वो के है। मैंने ये बात भी पहले ही क्लियर कर दी थी, जब आपको ए अपॉन बी दिया है तो इसका मतलब ये नहीं है कि ए बटे में बी है। मैं बोल ऐसे रही हूँ पर इसका मतलब ये नहीं है कि ये ए अपॉन बी इसके बराबर है, ऐसा नहीं है। अगर आपको इस तरीके से दिया हुआ है तो ये बी अपॉन ए है, उल्टा है। क्लियर है, तो हम इसको इस तरीके से लिखेंगे बी इज इक्वल टू में ए के, कि जब ये ए यहाँ आएगा, ए जो है वो डिवाइड करेगा बी को, तो कोई ना कोई तो इंटीजर वैल्यू आएगी, तो वो उसके बराबर है। उसने बोला कि बी नॉट इक्वल टू 0, बी को बोल दिया कि नॉट इक्वल टू 0। अगर ये नॉट इक्वल टू 0 है, मान लीजिए ये नॉट इक्वल टू 0 है, तो ए जब इसको डिवाइड करेगा, जब ए इसको डिवाइड करेगा तो कुछ ना कुछ तो इंटीजर आएगा, कुछ ना कुछ इंटीजर आएगा। वो के जो है वो ना 0 के बराबर तो हो ही नहीं सकता, वो 0 के बराबर नहीं हो सकता। ठीक है, या तो वो क्या होगा 1 होगा, या फिर 1 से क्या होगा बड़ा होगा। ठीक है, 1 भी हो सकता है कि मान लीजिए अगर बी 4 है और वो 4 से डिवाइड कर रहा है तो 1 हो सकता है और 1 से बड़ा भी हो सकता है, दो चीज़ हो सकती है। तो मैं क्या लिख सकती हूँ कि के की वैल्यू जो वो ग्रेटर इक्वल टू 1 हो सकती है। ये चीज़ क्लियर कर दी मैंने। लेकिन देखो के की वैल्यू 1 हो सकती है, ठीक है, और के की वैल्यू -1 भी हो सकती है। क्या पता कि आपका जो डिवाइड करने वाला ए जो है वो -1 हो। ठीक है, क्योंकि उसने ये थोड़ी बोला कि प्लस ही होगा, माइनस भी तो हो सकता है ना। ठीक है, तो के की वैल्यू 1 भी आ सकती है और -1 भी आ सकती है, दोनों आ सकती है। ठीक है, और इससे बड़ी भी आ सकती है। ठीक है, तो के की वैल्यू -1 भी हो सकती है और -1 से बड़ी भी हो सकती है, दो चीज़ें हो सकती है, पर 0 नहीं हो सकती, पर 0 नहीं हो सकती, उसने ये बात बोल दी। ठीक है, माइनस वाली सीरीज चल सकती है, माइनस वाली सीरीज चल सकती है, -1 -2 -3 भी हो सकता है, लेकिन 0 नहीं हो सकता है। ठीक है, माइनस भी हो सकता है, प्लस भी हो सकता है। लेकिन अगर मैं इसका मोड अप्लाई कर दूं, के का अगर मैं मोड ले दूं तो पॉजिटिव वैल्यू होगी। पॉजिटिव वैल्यू तो एक तो 1 होती है या फिर 1 से बड़ी होती है। ठीक है, तो मतलब ये वाली जो है वो सेटिस्फाई नहीं करेगी, या तो वो बड़ी होगी या फिर 1 से बराबर होगी। ठीक है, हो गया क्लियर। तो हम क्या करेंगे, हमने क्या किया, नाउ हमें मोड लेना है ना, तो मोड को सॉल्व करेंगे। नाउ टेकिंग मोड बोथ साइड, नाउ टेकिंग, इसको बोलते हैं एब्सोल्यूट वैल्यू, मोड भी बोलते हैं एब्सोल्यूट वैल्यू बोथ साइड। मैंने क्या ले लिया, इसको एब्सोल्यूट वैल्यू ले ली बोथ साइड। जब मैं इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू लेती हूँ तो आप खुद देखिए कि मेरे पास क्या था, बी इज इक्वल टू में ए के था, मैंने ये अप्लाई कर दिया इसके ऊपर, तो ये कितना हो गया, बी इज इक्वल टू में ए का और ये के का मोड। ठीक है, ये हो गया। अब आपको पता है कि के की वैल्यू, के का जो मोड है उसकी वैल्यू या तो बड़ी होगी 1 से या 1 के बराबर होगी। अगर ये बड़ी है 1 से या 1 के बराबर है तो इसका मतलब ये वैल्यू भी तो ज़्यादा होगी ना। ठीक है, वो कैसे, कि देखिए मान लीजिए एक एग्जांपल देके समझाती हूँ आपको। 8 है, यहाँ बी की जगह पर 8 है, ये कांस्टेंट वैल्यू है, ये 2 है मान लीजिए, और यहाँ पर 2 है, तो 2 4 जा 8 हो गया। अगर मान लो मैं बी कम कर देती हूँ, बी देखिए यहाँ 4 आया, तो के की वैल्यू तो मेरे पास कितनी आ गई, 4 आ गई, के की वैल्यू क्या आ गई, 4। अगर मैं बी की वैल्यू कम कर दूँ, बी की वैल्यू मैंने 4 कर दी, ठीक है, तो ये कितना आया, 2 2 जा 4। तो देखो अगर के की वैल्यू, अगर आप बी की वैल्यू बढ़ा रहे हो तभी तो के की वैल्यू भी आपकी है ना बढ़ रही है, अदरवाइज तो कम आ रही है। देखो के की वैल्यू जो है अगर आपकी 2 थी, के की वैल्यू 2 थी तो बी की वैल्यू 4 थी, बड़ी आई थी। ठीक है,
या फिर आप सीधी सी भाषा में ये समझ लो कि अगर के की वैल्यू कुछ भी हो, के की वैल्यू मान लीजिए अगर आपकी बड़ी है 1 से या 1 के बराबर है, लेकिन बी की वैल्यू जो है ना वो हमेशा ही इससे बड़ी मिलेगी। इससे क्या मिलेगी? बड़ी मिलेगी। वो कैसे? देखो 8 बड़ा है 2 से, यहाँ पर भी 4 बड़ा है 2 से, वो हमेशा ही बड़ा मिलेगा आपको। क्लियर है ना? ठीक है। तो इसने ये बोला कि बी का जो डिटर्मिनेंट है वो आपका अगर बड़ा है, ग्रेटर है 1 से, तो ये यहाँ सिंबल लग जाएगा ऐसा। तो बी का डिटर्मिनेंट ग्रेटर इक्वल टू ए का मोड। ठीक है, बी का मोड जो है वो ग्रेटर इक्वल टू हो जाएगा ए का मोड। यही मुझे सिद्ध करना था, तो अतः जो है ये सिद्ध हो चुका है ये वाले थ्योरम से। क्लियर है? उसके बाद जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है 7th क्वेश्चन कि ए का बी, तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं? 7th नंबर जो थ्योरम है ये थी हमारी 6th नंबर थ्योरम। ठीक है, तो मैं इसको कैसे लिख सकती हूँ बेटा? b इज इक्वल टू में ए ये लिख सकती हूँ। यहाँ पर क्या लिखोगे आप? यहाँ पर ये लिखोगे कि ए बी अगर है तो देयर फोर एग्जिस्ट एन इंटीजर के। ठीक है, इंटीजर के, देन बी इज इक्वल टू में ए के। ठीक है, उसके बाद उसने क्या बोला कि ए और बी जो है ना वो नॉन नेगेटिव इंटीजर है। ठीक है, तो आप यहाँ लिखेंगे गिवन दैट ए एंड बी आर नॉन नेगेटिव इंटीजर। अगर नॉन नेगेटिव इंटीजर है ये, ठीक है, तो हम कैसे करेंगे? नॉन नेगेटिव इंटीजर है तो, और आपका अगर ये नॉन नेगेटिव इंटीजर है, दूसरा उसने बोला कि ए की वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 है। ठीक है, ए की वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 और बी की वैल्यू जो है वो हमेशा ही ए से कम है। बी की वैल्यू जो है वो हमेशा ए से कम है। अगर ए की वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 है तो मैं क्या सपोज कर लेती हूँ? मैंने मान लिया अगर ए की वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 तो बी की वैल्यू भी कभी भी 0 के बराबर नहीं आएगी। अगर ये वैल्यू कुछ ना कुछ है तो जब मैं इसको डिवाइड करूँगी तो कुछ ना कुछ तो यहाँ पर भी होगा। तो इसका मतलब क्या है कि ए नॉट इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू 0। अगर ए की वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 तो बी की वैल्यू भी नॉट इक्वल टू 0, ये मैंने सपोज कर लिया। और के की वैल्यू भी नॉट इक्वल टू 0 है। ठीक है, ये हम मान के चल रहे हैं। ठीक है, बी की वैल्यू भी नॉट इक्वल टू 0, के की वैल्यू भी नॉट इक्वल टू 0 मैंने मान लिया। तो क्या होगा? अगर ये 0 नहीं होगा तो के की वैल्यू क्या होगी? ग्रेटर इक्वल टू क्या होगी? 1 होगी। 1 से बड़ी मिलेगी या तो के की वैल्यू 0 के बराबर नहीं है तो। ठीक है, अगर ऐसा है तो जो हम इक्वेशन फर्स्ट लेके चले थे तो हम यहाँ लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से क्या होगा कि के की वैल्यू जो है, अगर ऐसा है तो बी, अगर ये 1 से बड़ी है तो अभी हमने ऊपर से थ्योरम की तो बी की वैल्यू क्या हो जाएगी? बड़ी हो जाएगी ए से। अगर मैं यहाँ के की वैल्यू पुट कर दूँ तो ठीक है, बी की वैल्यू क्या हो जाएगी? वो भी बड़ी हो जाएगी ए से। ठीक है, हमारी जो हमने सपोज किया था, जो हमारी एजम्पशन थी, उससे मेरा क्या है कि बी की वैल्यू ग्रेटर है ए से। लेकिन गिवन क्या है? मुझे गिवन क्या है? गिवन तो मुझे ये है कि बी की वैल्यू लेस देन है ए से। बी की वैल्यू क्या है? लेस देन ए से। तो मतलब आना ये चाहिए था, आ गया ये, तो कंट्राडिक्शन आ गया ना। ठीक है, क्या आ गया? कंट्राडिक्शन। तो मैं क्या लिखूंगी? कंट्राडिक्शन टू ईच अदर। ये तो एक दूसरे के कंट्राडिक्शन आ गए। अगर कंट्राडिक्शन आ जाते हैं तो हमारी जो पोजीशन थी वो क्या है? रॉन्ग हो गई। दस आवर एजम्पशन इज रॉन्ग। अगर हमारी एजम्पशन रॉन्ग है देन देयरफॉर मैंने क्या माना था कि बी नॉट इक्वल टू 0। मैं तो ये लेके चली थी, ये तो इसने बोला ही था कि ए नॉट इक्वल टू 0 है। मैंने बोला था बी नॉट इक्वल टू 0 मैं मान के चलती हूँ। लेकिन बी नॉट इक्वल टू अगर मैं 0 लेती हूँ तो मेरा ये रिकॉर्ड आता है, जबकि आना क्या चाहिए? ये। तो इसका मतलब बी नॉट इक्वल टू 0 न होके क्या होगा? बी इज इक्वल टू में 0 होगा। ठीक है, अगर मेरा बी नॉट इक्वल टू 0 से रॉन्ग अगर एजम्पशन आ रहा है तो इसका मतलब क्या होगा? देन देयरफॉर इज ट्रू ओनली when
v इज इक्वल टू में 0। यही हमारा आंसर है। आई होप सबको समझ आया होगा। ठीक है, कोई डाउट? उसके बाद देखिए क्या दिया हुआ आपको, क्वेश्चन नंबर 8 जो थ्योरम है बेटा वो मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम है और बहुत बार एग्जाम में पूछी जाती है। ठीक है, तो देखिए क्या दिया हुआ आपको इसमें, द प्रोडक्ट ऑफ एनी आर कंजुगेटिव इंटीजर। आर कंजुगेटिव इंटीजर का मतलब क्या होता है कि लगातार आर कंजुगेटिव इंटीजर तक, ठीक है, का जो प्रोडक्ट है, जैसे कि 1 से लेकर 1 का 1 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई इस तरीके से दिया हुआ है और ऐसा सीरीज आर तक है, वो डिविजिबल होगा आर फैक्टोरियल से। वो किससे डिविजिबल होगा? आर फैक्टोरियल से। पहले ही आपको बता दूं कि इसने अगर आर पॉलिनोमियल ली है, मतलब अगर आर इंटीजर लिए हैं तब तो वो आर से डिवाइडेड है। अगर मैं 2 इंटीजर लेती हूँ तो वो 2 फैक्टोरियल से डिवाइड होता है, और अगर मैं 3 इंटीजर लेती हूँ तो वो 3 फैक्टोरियल से डिवाइड होता है। ठीक है, कैसे? एक बार मैं आपको थोड़ा सा बता दूँ, फिर उसके बाद हम थोड़ा को करेंगे। जैसे कि मान लीजिए मैंने प्रोडक्ट ली 2 इंटीजर की, तो मैंने 1 इंटू में 2 लिया। जब 2 इंटीजर की बात होगी ना बेटा तो वो 2 फैक्टोरियल से डिवाइड होगा। अगर मैं 3 इंटीजर की बात करती हूँ तो 1 इंटू में 2 इंटू में 3 इंटीजर है तो ये 3 फैक्टोरियल से कंप्लीटली डिवाइड होगा। अगर मैं 4 इंटीजर की बात करूंगी 1 इंटू में 2 इंटू में 3 इंटू में 4 तो ये 4 फैक्टोरियल से कंप्लीटली डिवाइड होगा। ठीक है, इसी तरीके से अगर मैं आर फैक्टोरियल तक कंटिन्यूटी ले रही हूँ, कंटिन्यूटी एक भी स्किप नहीं करना, तो मेरा वो किससे डिवाइडेड होगा? आर फैक्टोरियल से डिवाइडेड होगा। ठीक है, ये बात आपको हमेशा याद रखनी है। अब इसने बोला है कि आपको प्रूफ करना है कि आर कंजुगेटिव इंटीजर है, प्रोडक्ट ऑफ आर कंजुगेटिव इंटीजर इज डिविजिबल बाय आर फैक्टोरियल। ये चीज हमें तो पता चल गई, लेकिन कैसे है वो हमें प्रूफ करना है कि कैसे ये होगा पॉसिबल। तो मैं कोई भी एक चीज मान लेती हूँ कि मान लीजिए कि मैंने पी एन है ना, वो प्रोडक्ट ऑफ आर कंजुगेटिव एलिमेंट जो है वो मान लिए या इंटीजर मान लिए। तो कंटिन्यूटी वाले इंटीजर मैंने मान लीजिए पहले स्टार्टिंग एन से की, फिर एन प्लस 1 लिया, 1 जोड़ दिया उसमें, फिर उसमें 2 जोड़ दिया, एज सोन एज मैं जोड़ती गई, एन प्लस में आर माइनस 1 तक मैंने जोड़ दिया। अब आप कहोगे लेना तो आर तो था, ले लिया आपने आर माइनस 1। तो देखो यहाँ 1 से लेकर 2 3 4 आर माइनस 1 है, मतलब ये आर माइनस 1 की सीरीज है, खाली एक एन बचा। आर माइनस 1 में एक एलिमेंट और जोड़ गया, आर माइनस 1 में एक और जोड़ोगे तो कितना हो गया? आर ही बचा ना। तो ये कितने की सीरीज है? आर की ही, आर कंजुगेटिव इंटीजर की ही सीरीज है। ठीक है, उसके बाद देखो अब मुझे क्या करना है, ये जो प्रूफ करना है ये मुझे मैथमेटिकल इंडक्शन से प्रूफ करना है। कैसे? हम सबसे पहले वी शैल प्रूफ करेंगे, वी शैल प्रूफ दैट बाय थ्योरम ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। ठीक है, मैथमेटिकल इंडक्शन फॉर लेट कर लेंगे, लेट आर इज इक्वल टू में 1। अब आप कहोगे 1 ही क्यों लिया सबसे पहले? तो 1 हमने इसलिए लिया बेटा, कोई भी आपकी प्रोडक्ट ऑफ इंटीजर है, कोई भी टर्म्स वो 1 से हमेशा डिवाइड करेगी, कोई भी हो जाए वो आपकी 1 से कंप्लीटली डिवाइड करेगी। ठीक है, तो इसीलिए मैं क्या लूंगी, सबसे पहले r इज इक्वल टू 1 के लिए प्रूफ करूंगी कि मैथमेटिकल इंडक्शन में हम ऐसे ही तो करते थे, पहले 1 के लिए करते थे, फिर k के लिए, फिर k प्लस 1 के लिए। तो 1 के लिए हम क्यों करते हैं? क्योंकि कोई भी आपका ये है 1 फैक्टोरियल जो है ना वो हर टर्म को क्या करेगा? डिवाइड करेगा, डिविजिबल होगा। तो मैंने r इज इक्वल टू 1 के लिए लिया। तो r इज इक्वल टू 1 के लिए जब मैं लेती हूँ बेटा, ठीक है, तो देखिए मैं यहाँ 1 रखती हूँ, पी एन की जगह पर 1 आ गया, p1 आ गया, तो मैं n लेती हूँ यहाँ पर क्या हो जाएगा मेरे पास? अगर मैं r इज इक्वल टू में 1 ले रही हूँ, ठीक है, अब आपको पता है यहाँ पर n है, यहाँ n प्लस 1 है, यहाँ n प्लस 2 है, और मैंने r को 1 लिया तो मेरे पास कितना आया? n प्लस में r की जगह 1 माइनस 1, तो ये तो कैंसिल हो गया। तो देखो सीरीज मेरी n से चल रही थी,
आकर n+2 है ये, और n पर खत्म हुई, इसका मतलब मेरे पास सिर्फ एक ही एलिमेंट है, मतलब n से शुरू हुई है, n पर ही खत्म हो रही है, तो मतलब मैं 1 से शुरू हो रही है और 1 पर ही खत्म हूँ, तो इसका मतलब मेरे पास क्या है, ओनली 1 एलिमेंट यहाँ पर है, ओनली 1 इंटीजर यहाँ पर क्या है मेरे पास इंक्लूड है। क्लियर है मेरी बात? तो मैं ये क्या कहूँगी कि Pn इज इक्वल टू में मेरे पास कितना आया n, जो कि एक ही इंटीजर है। अगर एक ही इंटीजर है विच इज, ठीक है, एक ही इंटीजर है n, ठीक है, कोई भी इंटीजर होता है उसको 1 तो डिवाइड करता, तो आप क्या कहोगे, विच इज डिविजिबल बाय 1 फैक्टोरियल, विच इज डिविजिबल बाय 1 फैक्टोरियल, 1 फैक्टोरियल, ठीक है, फॉर ऑल 1 n के लिए, पूरे n के लिए जो 1 जो है वो डिविजिबल करेगा। तो हम क्या कह सकते हैं, तो हम यहाँ लिखेंगे देन थ्योरम इज ट्रू फॉर n r इज इक्वल टू में 1, फॉर r इज इक्वल टू में 1, ठीक है, ये जो है थ्योरम वो ट्रू है किसके लिए, r इज इक्वल टू में 1 के लिए। क्लियर है? अब हमें ना अपनी एजम्पशन अब r-1 के लिए करनी है, ठीक है, r-1 के लिए करूंगी मैं, उसके बाद फिर मुझे क्या करना है, क्वेश्चन निकालना है। तो हम क्या करते हैं, लेट सपोज कर लेते हैं, लेट थ्योरम इज, मान लिया मैंने कि थ्योरम इज ट्रू है फॉर द प्रोडक्ट ऑफ r-1 कंजिक्यूटिव इंटीजर। इट मीन्स क्या कह सकते हो आप, प्रोडक्ट ऑफ r-1 कंजिक्यूटिव इंटीजर इज डिविजिबल बाय r-1 फैक्टोरियल। ठीक है, कि अगर मैं r प्रोडक्ट ऑफ r- का ले रही हूँ, r-1 कंजुगेटिव इंटीजर का ले रही हूँ, तो वो किससे डिवाइडेड होगा, r-1 फैक्टोरियल से। ये बात हमने यहाँ से कर दी। अगर यहाँ एक टर्म थी तो वो एक फैक्टोरियल से डिवाइडेड थी। अगर मैं r-1 टर्म्स लेती हूँ तो r-1 टर्म के फैक्टोरियल से डिवाइडेड होगी। अब हम क्या करते हैं, हम चेंज करते हैं, नाउ चेंज करते हैं। ये हमें प्रूफ करना है कि कैसे ये पॉसिबल है। वो प्रूफ मैं अब बताती हूँ आपको। ठीक है, n को मैंने क्या कर दिया, n+1 मान लिया। अगर मैं n को n+1 लेती हूँ तो Pn+1 हो जाएगा n की जगह पर, और यहाँ n+1, n+2, यहाँ n+3, एस होना n+r हो गया। ठीक है, हो गया क्लियर, r हो गया। अब यहाँ देखिए Pn+1 है आपके पास, यहाँ n+1, यहाँ n+2, एच सोन एच करते करते इससे पहले r से पहले r-1 आता है, तो n प्लस में r-1 और यहाँ हो जाएगा n प्लस में r। ठीक है, अब मुझे यहाँ पर n चाहिए, क्यों, क्योंकि मेरी जो थ्योरम थी उसमें n था, n इंक्लूड था, n प्लस r-1 तक होने के लिए n चाहिए था। तो मैं क्या करूँगी, मल्टीप्लाई कर दूंगी, मल्टीप्लाई n बोथ साइड। ठीक है, तो ये हो जाएगा n Pn+1 इज इक्वल टू में n+1, और ये हो जाएगा n+2, और एज सोन एज n+r-1, और ये हो जाएगा n+r। ठीक है, अब देखिए n अगर यहाँ आ गया, आपको पता है कि ये वाली जो चीज़ है ना, वो मेरी यहाँ से देखो, यहाँ से ये वाली जो चीज़ थी वो मेरी किसके बराबर है, Pn की। तो मैं पुट कर सकती हूँ, आप यहाँ लिख दोगे, ये फर्स्ट इक्वेशन है, तो आप लिख दो यहाँ कि Pn इज इक्वल टू में n+2 एज सून एज n+r-1। तो मैं यहाँ पुट कर देती हूँ n Pn+1 इज इक्वल टू में, ये हो गया मेरे पास Pn, और यहाँ क्या बचा n+r। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा n Pn+1 इज इक्वल टू में n Pn प्लस में r Pn। ठीक है, n वालों को एक तरफ कर दो, n Pn+1 माइनस में Pn हो गया, n बाहर कॉमन ले लिया मैंने, यहाँ क्या बचा r Pn। ठीक है, अब यहाँ n है, मुझे n को हटाना है, तो कैसे हटाएंगे, n
पी एन प्लस वन माइनस में पी एन इज इक्वल टू में आर। आपको पता है कि पी एन की वैल्यू क्या थी, ये तो मैं यहाँ रख सकती हूँ ना, तो मैंने यहाँ रख दी है पी एन की जगह पर ये एन इंटू में एन प्लस वन, एन प्लस टू और एज सून एज एन प्लस आर माइनस में वन। ठीक है, तो देखिए मैं इस टर्म को क्या लिख सकती हूँ, देखो कंटिन्यूटी में है, ये कंटिन्यूटी में और प्रोडक्ट है, तो ये क्या होगा एन इंटू में एन प्लस वन, एन प्लस टू प्लस एन प्लस आर माइनस वन। यहाँ पर ये कंटिन्यूटी में है, तो देखिए ये एन से एन कैंसिल हो जाएगा, क्या बचा यहाँ पर एन प्लस वन, एन प्लस टू एज सून एज एन प्लस आर माइनस में वन। ठीक है, ये जो चीज़ है वो मेरे पास बच चुकी है। अब हमें क्या करना है, ठीक है, अब हम क्या करें, अब इसके अंदर ये एन से तो एन कैंसिल हो गया, बचा मेरे पास ये, और ऐसी कोई टर्म मेरे पास है नहीं जिसको मैं लिख सकूं, तो मैं इस पूरी टर्म को एक बार पी मान लेती हूँ, कोई भी चीज़ मान लेती हूँ कि मैंने लेट कर लिया, लेट एन प्लस वन, एन प्लस टू और एन प्लस आर माइनस वन इज इक्वल टू में पी मान लिया, कैपिटल पी मान लिया मैंने इसको। ठीक है, तो ये कैपिटल पी मानूंगी तो मैं ये क्या हो जाएगा मेरे पास, यहाँ हो जाएगा पी एन प्लस वन माइनस में पी एन इज इक्वल टू में आर और ये पी। ठीक है, क्लियर है। अब ये देखिए ये पी हो गया, ये मैंने पी मान लिया, इसका मतलब क्या है कि ये इसको क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है, ये क्या कर रहा है, इसको डिवाइड कर रहा है। ठीक है, तो देखो ये इस टर्म को क्या करता है, डिवाइड करता है, तो कोई ना कोई हमारी जो है वो इंटीजर वैल्यू आ जाएगी। अब मुझे क्या करना है, पी की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, पी तो मैंने ले लिया, अब पी की वैल्यू निकालनी है। अब आप ये देखिए, अगर मैं इसको इसके नीचे लेके आऊं, ये मेरे पास क्या है आर माइनस वन फैक्टोरियल है। ठीक है, मैं यहाँ सोल्व करती हूँ इसको एक बार, ये मेरे पास क्या है पूरी टर्म आर माइनस वन फैक्टोरियल, मैं ऐसे लिख सकती हूँ इसको, इज इक्वल टू में ये पी है। ठीक है, अगर मैं इसको इसके नीचे लेके आऊँ तो कोई ना कोई तो इंटीजर इसको डिवाइड करेगा। ठीक है, कोई ना कोई इंटीजर जो है वो इसको क्या करेगा, डिवाइड, कोई ना कोई इंटीजर जो है इसका यहाँ पर वैल्यू आएगी। तो मैं इसको क्या लिख सकती हूँ, मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ पी इज इक्वल टू में, जब ये इसको डिवाइड कर रहा है तो क्या होगा कि पी इज इक्वल टू में आर माइनस में वन फैक्टोरियल, कोई ना कोई वैल्यू के कॉन्स्टेंट, जो कि कोई ना कोई इंटीजर आएगा। क्लियर है, तो मैं पी को इस तरीके से लिख सकती हूँ ना। मेरी बात समझ गई कि अगर मैं इसको यहाँ लेके आऊँगी पी को, तो मैं इसको ऐसे एज्यूम कर सकती हूँ ना, पी इज इक्वल टू में आर माइनस वन फैक्टोरियल इंटू में के कोई इंटीजर है। ठीक है, जो कि इसको डिवाइड करने पर आता है। तो देखिए ये आ गया, तो p की वैल्यू मेरे पास ये आती है, मैं यहाँ रख सकती हूँ कि पी एन प्लस वन माइनस में पी एन इज इक्वल टू में आर इंटू में आर माइनस में वन फैक्टोरियल और k आ गया। ठीक है, हो गया क्लियर। अब पी एन प्लस वन माइनस में पी एन इज इक्वल टू में आर माइनस वन फैक्टोरियल है, और अगर आर इंक्लूड हो जाएगा तो कितना हो जाएगा आर फैक्टोरियल इंटू में k। ठीक है, आर फैक्टोरियल इंटू में k, देखो आर फैक्टोरियल तो मेरे पास बिल्कुल ईजीली आ गया, तो पी एन प्लस वन माइनस में पी एन इज इक्वल टू में आर फैक्टोरियल k। अगर ऐसा है और तो इसका मतलब क्या है कि पी एन प्लस वन माइनस में पी एन। ठीक है, मतलब अगर ऐसा है तो क्या होगा, अगर ऐसा है तो ये होगा ना कि आपका ये जो ये जो है आर फैक्टोरियल जो है वो क्या होगा, पी एन प्लस वन माइनस में पी एन को क्या करेगा, आर फैक्टोरियल जो वो इसको क्या करेगा, कंप्लीटली डिवाइड करेगा। इट इज ए डिविजिबल। ठीक है, इट इज ए डिविजिबल एंड गिव्स इंटीजर के, एंड गिव्स इंटीजर के, कोई ना कोई इंटीजर क्या दे रहा है, वो के दे रहा है। क्लियर है मेरी बात इतनी। ठीक है, अगर ऐसा मेरा आ रहा है, ऐसी चीज आ रही है, तो फिर अब हम क्या करेंगे, मैं मान लीजिए लेट कर लेती हूँ कि एन इज इक्वल टू में मैंने वन मान लिया, लेट एन इज इक्वल टू में वन मान लिया। अब ये देखो आर फैक्टोरियल इसको डिवाइड कर रहा है, पी एन प्लस वन माइनस में पी एन को, आर फैक्टोरियल इस टर्म को डिवाइड कर रहा है। अब मुझे ये बताना है कि आर फैक्टोरियल क्या पूरी टर्म को डिवाइड करता है, इस पूरी टर्म को डिवाइड करता है। ठीक है, ये बात बतानी है कि अगर मान लीजिए मैं ऐसा कर देती हूँ कि है ना, वो मैं ये बता दूँ कि वो P1 के लिए भी डिवाइड करता है,
P2 को भी डिवाइड करता है आर फैक्टोरियल, P3 को भी डिवाइड करता है आर फैक्टोरियल, P4 को भी डिवाइड करता है। अगर वो P1 P2 P3 P4 को डिवाइड करता जा रहा है तो इसका मतलब वो लास्ट वाली जो टर्म है पूरी टर्म्स को वो क्या करेगा, डिवाइड करेगा। वो पूरी टर्म्स को क्या करेगा, डिवाइड करेगा। ठीक है, क्लियर है। जैसे कि मान लीजिए अगर आपके पास, मैं यहाँ छोटा सा बताती हूँ, अगर 1 और 2 और 3 फैक्टोरियल है और मैं ये कहूँ कि यहाँ 2 फैक्टोरियल डिवाइड करता है, तो 2 फैक्टोरियल ने अगर इसको डिवाइड किया है तो ये कितनी भी लंबी टर्म हो, 2 3 4 5, तो भी तो 2 फैक्टोरियल इसको डिवाइड करेगा ना। अगर आपका आर फैक्टोरियल एक टर्म को डिवाइड करता है और दूसरी को भी डिवाइड कर रहा है और तीसरी को भी डिवाइड कर रहा है, तो एस होने जितनी भी टर्म होगी सबको वो आर फैक्टोरियल क्या करेगा, डिवाइड करेगा। ठीक है, बस यही चीज मुझे लेके आनी है। तो देखो कैसे करेंगे। जैसे कि हमारे पास क्या है, आर फैक्टोरियल अपॉन में मेरे पास यहाँ पर क्या आ जाएगा, P2 माइनस में P1 आ गया। ठीक है, P2 माइनस में P1, ये टर्म्स मेरे पास आ चुकी है फॉर n इज इक्वल टू में 1 के लिए। यहाँ लिखोगे फॉर n इज इक्वल टू में 1, तो यहाँ क्या लिखेंगे, आर फैक्टोरियल डिवाइड करेगा, डिवाइड्स P2 माइनस में P1। ठीक है, इसी तरीके से अगर मैं जो फर्स्ट टर्म थी मेरी, जो मैंने फर्स्ट टर्म लेट की थी Pn वाली, अगर उसमें ये पुट करूँ इस वाली में, इससे मुझे क्या है, कोई ना कोई टर्म्स मिल जाएगी। ठीक है, अगर मैं इसमें इसको पुट करती हूँ तो यहाँ P1 हो जाएगा, फिर यहाँ n था तो 1 हो गया, n प्लस 1 तो 2 हो जाएगा, 2 और फिर 3, s होने r तक चलेगा। ठीक है, तो आर फैक्टोरियल जो है आर तक है, तो आर फैक्टोरियल तो इसको जाहिर सी बात है डिवाइड करेगा। आर फैक्टोरियल इज डिविजिबल बाय, डिवाइड नहीं लिखना था, डिविजिबल, डिविजिबल बाय आर फैक्टोरियल। क्लियर है इतनी बात? ठीक है, हो गया। तो इसका मतलब मैं क्या लिख सकती हूँ कि आर फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय P1। ठीक है, अगर ऐसा है और ऐसा है, हमने पीछे किया था ना, अगर a अपॉन बी है और a अपॉन सी है, ठीक है, तो हम क्या लिख सकते, सॉरी a अपॉन सी, तो हम ऐसे लिख सकते हैं ना इसको दो केस में, b प्लस माइनस सी, मतलब हम प्लस करके भी लिख सकते हैं और माइनस करके भी, वो भी उसको डिवाइड करेगा। ठीक है, तो मेरे पास एक टर्म ये आ चुकी है, एक टर्म ये आ चुकी है, तो हम इसको इकट्ठी कैसे लिख सकते हैं, आर फैक्टोरियल अपॉन में P2 माइनस में P1। अगर मैं इसको ऐड भी कर सकती हूँ और घटा भी सकती, लेकिन मुझे घटा देना है क्योंकि मुझे ऐड कर देना, घटाने की मुझे जरूरत नहीं है, तो ये कैंसिल हो गया। तो आर फैक्टोरियल बाय P2 आ गया, इट मीन्स आर फैक्टोरियल डिविजिबल बाय P2, क्या आ गया, ये P2 को डिविजिबल करता है। इतनी बात क्लियर होगी। अब हम क्या करेंगे, n इज इक्वल टू में 2 मान लेते हैं, लेट कर लिया n इज इक्वल टू में 2। अगर n इज इक्वल टू में 2 लेते तो आर फैक्टोरियल अपॉन में यहाँ P3, यहाँ P2 हो जाएगा। ठीक है, फॉर n इज इक्वल टू में 2 के लिए। ठीक है, तो हम यहाँ लिखेंगे आर फैक्टोरियल डिविजिबल बाय P3 माइनस में P2। ठीक है, इसी तरीके से अगर मैं फर्स्ट टर्म में रखती हूँ यहाँ पर, तो ये क्या हो जाएगा, P2 इज इक्वल टू में यहाँ 2 आएगा, फिर 2 से 3 4 एज सून एज आता रहेगा। अगर मैं वहाँ पर पुट करूँगी लास्ट वाले में यहाँ पर 2, तो 2 में से एक गया 1, तो r+1 के लिए, तो यहाँ हो जाएगा r+1। ठीक है, अब देखिए r+1 है, यहाँ पर एक टर्म गायब है और r+1 तक टर्म है, कंटिन्यूटी में r+1 तक है, r+1 में से एक टर्म घटा देंगे तो कितनी बचेगी, r फैक्टोरियल। तो यहाँ पर क्या बचेगा, ये r फैक्टोरियल है, देन r फैक्टोरियल डिविजिबल बाय P2, डिविजिबल बाय P2। अगर ऐसा है तो मैं ऐसे लिख सकती हूँ r फैक्टोरियल अपॉन में P2। अब एक टर्म ये आ गई और एक टर्म ये आ गई, तो मैं इसको इकट्ठा करके लिखूंगी तो क्या लिखूंगी, P3 माइनस में P2 प्लस में P2, ये कैंसिल हो गया, तो r फैक्टोरियल अपॉन में P3। इट मीन्स हम क्या लिखेंगे, r फैक्टोरियल डिविजिबल बाय P3।
अब देखो P2 पर भी डिविजिबल है, P3 पर भी डिविजिबल है, एज सोन एज आप क्या लिखोगे, एज सोन एज ही लिखना है हमें, ठीक है। ठीक है, तो हम लिखेंगे एज सो ओन, एज ओन इट इज आर फैक्टोरियल डिविजिबल बाय आर फैक्टोरियल कंज्यूक्यूटिव इंटीजर। ठीक है, तो ये जो है आर फैक्टोरियल के जो कंजुकेटिव इंटीजर है उसको भी क्या करेगा, डिविजिबल करेगा। अगर P2 को डिविजिबल कर रहा है, P3 को भी डिविजिबल कर रहा है, तो एस ओन एच क्या होगा, P4 को भी डिविजिबल करेगा, P4 को करेगा तो P5 को भी कर रहा है, P6 को भी कर रहा है। और ऐसे ही आपकी टर्म जो है कंटिन्यूटी अगर सीरीज में है तो वो आर फैक्टोरियल कंजुगेटिव इंटीजर को क्या करती है, डिवाइड करती है। क्लियर है, तो बस आपको इतना ही लिखना है कि जनरलाइज द अबोव वी आर फैक्टोरियल डिवाइड Pn फॉर ऑल n के लिए। क्लियर है, उसने फिर एक रिजल्ट आपको नीचे भी दिया कि अगर आप प्रोडक्ट लेते हो यानी 2 कंजुगेटिव इंटीजर का, अगर वो डिविजिबल बाय 2 फैक्टोरियल है तो 3 कंजुगेटिव इंटीजर जो है वो डिविजिबल होगा किससे, 3 फैक्टोरियल से। ठीक है, एंड सो ऑन, मतलब ऐसे चलता रहेगा। क्लियर है, उसके बाद जो नेक्स्ट थ्योरम है, टू प्रूफ दैट एनसीआर इज एन इंटीजर। एनसीआर आपको क्या बताना है, एक इंटीजर है, ये आपको बताना है कि एनसीआर एक इंटीजर है। ठीक है, तो ये कैसे बताएंगे हम एनसीआर एक इंटीजर है, ये देखो क्वेश्चन नंबर आपका ये कोर है। ठीक है, इसमें क्या करना है आपको बता देती हूँ, क्योंकि कई बार पूछ भी लिया जाता है, फिर आपको नॉलेज भी होनी चाहिए। कई बार आपसे एग्जाम में ये पूछ लिया जाता है, जैसे कि आपको जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम होते हैं उसमें पूछा जाता है कि आपका एनसीआर क्या है, तो आपको बताना है एनसीआर इज एन इंटीजर। और अगर आप इसको सोल्व भी करोगे तब भी ये क्या देगा, एक आपको इंटीजर की ही वैल्यू देगा। कैसे सोल्व करते हैं एनसीआर को, ये तो आपने किया हुआ है, एन फैक्टोरियल अपॉन में आर फैक्टोरियल और एन माइनस में आर फैक्टोरियल, इस तरीके से सोल्व होता है। इसको मैं ओपन कर लेती हूँ, एन माइनस वन एस ओन एज एन माइनस में आर प्लस वन, और इसको मैंने एन माइनस आर फैक्टोरियल तक ओपन इसलिए किया ताकि मेरा एन माइनस आर जो है वो नीचे कैंसिल हो जाए। ठीक है, तो ये इससे कैंसिल हो गया, ऊपर क्या बचा, सिर्फ ये वाली टर्म्स बच चुकी है मेरी। तो देखिए यहाँ पर एन से स्टार्ट हुई थी, आर प्लस वन तक है, तो ये क्या है, आर कंजुगेटिव है, तो आप यहां लिखेंगे प्रोडक्ट ऑफ आर कंजिक्यूटिव इंटीजर और नीचे क्या है, आर फैक्टोरियल। तो देखिए जो प्रोडक्ट है आर कंजुगेटिव इंटीजर का वो किससे डिवाइड कर रहा है, आर फैक्टोरियल से डिवाइड कर रहा है। अगर ये डिवाइड करता है तो हम क्या लिखेंगे, बाय अबोव थ्योरम देयर एग्जिस्ट एनी इंटीजर के, देयर एग्जिस्ट एनी इंटीजर के सच दैट आप यहाँ लिखोगे प्रोडक्ट ऑफ आर कंजिक्यूटिव इंटीजर इज इक्वल टू में के आर फैक्टोरियल, मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ। ठीक है, तो हम क्या कहेंगे, एनसीआर जो है वो किसके बराबर है, के विच इज एन इंटीजर, इसके बराबर है, इसके बराबर है विच इज एन इंटीजर, विच इज एन इंटीजर। क्लियर है मेरी बात, कोई डाउट। ठीक है, देखो एनसीआर को मैंने क्या मान लिया, ये हो गया, और प्रोडक्ट ऑफ आर कंजुगेटिव इंटीजर की वैल्यू क्या होती है, के आर फैक्टोरियल, तो यहाँ मैं रखूंगी तो के आर फैक्टोरियल से आर फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा ना। देखो यहाँ पर अगर मैं इसकी जगह पर ये रखूंगी के आर फैक्टोरियल तो यहाँ पर आर फैक्टोरियल आ जाएगा, तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा, तो एनसीआर की वैल्यू किसके बराबर है, आई आपकी के बराबर आई, जो कि क्या है आपका इंटीजर है। यही हमें प्रूफ करना था। ठीक है, आज हम इतना ही करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम एग्जाम्पल से स्टार्ट करेंगे। मैं एग्जाम्पल जरूर कराऊंगी, क्योंकि कई बार क्या होता है कि एग्जाम्पल में भी हमें कोई क्वेश्चन समझ नहीं आते हैं। ठीक है, तो इसीलिए एग्जाम्पल जरूर करना है, क्योंकि एग्जाम्पल तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 80% जो आपका पेपर होता है वो एग्जाम्पल में से ही कवर हो जाता है, 80 से अबोव हो जाता है बल्कि। ठीक है, तो आज हम इतना ही करेंगे, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। प्लीज रिक्वेस्ट है आपसे मेरी, इस वीडियो को आप ही ऊपर ला सकते हो। ठीक है, तो आप प्लीज इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक
और शेयर कीजिए। ठीक है, थैंक यू, हैव ए नाइस डे, बाय बाय।